इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। लास्ट क्लास में हमने चार्जेस और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में अच्छे से पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले हैं चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स को। कोई भी चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं, उसका जो मेन कॉज है वो है उन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स। आज हम कूलम्ब्स लॉ से स्टार्ट कर रहे हैं अपनी क्लास और देखेंगे कि दो चार्जेस में लगने वाले फोर्स की वैल्यू किस तरीके से निकालते हैं। तो कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है कि मान लेते हैं दो चार्जेस हैं, एक चार्ज है Q1, एक चार्ज है Q2 और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो मान लेते हैं R है। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगने वाला है अट्रैक्टिव या फिर रिपल्सिव, है ना, वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के, ठीक है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों के बीच में डिस्टेंस के स्क्वायर के। तो अब देखो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन से हम क्या कनेक्ट कर सकते हैं, F is directly proportional to Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन अगर मैं हटाऊंगा तो क्या आएगा, इक्वालिटी का साइन, और साथ में आएगा एक कांस्टेंट K, Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ये है फाइनल एक्सप्रेशन कूलम्ब्स लॉ का। अब ध्यान से देखो K क्या है, यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10 रेज़्ड पावर 9, ठीक है। अब यूनिट देखते हैं इसकी, K की यूनिट क्या होगी, फोर्स की यूनिट है न्यूटन, डिस्टेंस दोनों के बीच में मीटर में होगा तो मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर, और चार्ज Q इंटू क्यू, कूलम इंटू कूलम, कूलम स्क्वायर। तो ये आ गई K की वैल्यू। अब देखो K की जो एक्चुअल वैल्यू होती है वो हम निकालते हैं। K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो ये क्या है एप्सिलॉन नॉट, ये एप्सिलॉन नॉट क्या बता रहा है, परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। इसकी बात हम अगली क्लास में करेंगे, परमिटिविटी ऑफ मीडियम क्या होता है। अभी ये ध्यान रखो, बस एक कांस्टेंट है, फिजिकल कांस्टेंट। तो K की वैल्यू 4 पाई, पाई की वैल्यू हमें पता है, यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 रेज़ टू पावर -12, और यूनिट जस्ट इसके अपोजिट, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से देखते हैं जो कूलम्ब्स लॉ का फाइनल फॉर्मूला आया वो कितना आया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ये कूलम्ब्स लॉ बताता है कि दो चार्ज में लगने वाले फोर्स के बारे में, वो कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, ठीक है। अब इसकी हम वेक्टर फॉर्म देखते हैं, ठीक है, और किस तरीके से ये काम करता है वो देखते हैं। मिटा दूं, ठीक है। तो कूलम्ब्स लॉ वापस से बताता हूं मैं, दो चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स को बताता है। अब वो अट्रैक्टिव होगा फोर्स या रिपल्सिव होगा, वो किस पे डिपेंड करेगा, चार्जेस के नेचर के ऊपर। अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चार्ज है तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट। वहीं दोनों चार्जेस अगर सेम मैग्नीट्यूड और सेम साइन के हैं तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल, ठीक है। अब इधर देखो एक बार वापस से मैं लिखता हूँ Q1 Q2, एक चार्ज Q1 है एक चार्ज Q2 है, दोनों R डिस्टेंस पे लिखे हुए हैं। तो देखो इसकी वेक्टर फॉर्म लिखते हैं। तो वेक्टर फॉर्म में क्या है, हेडिंग लगाते हैं, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स, कूलम्ब्स लॉ। तो इसकी वेक्टर फॉर्म को समझते हैं। देखो क्लास 11th में आपने वेक्टर के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, अब पता नहीं आपको कितना याद होगा, लेकिन एक बार मैं याद करवाता हूँ। कोई भी जो वेक्टर होता है, मान लेते हैं ए वेक्टर है मेरे पास, तो वेक्टर बनता किस चीज से, दो चीजों से मिलकर के बनता है। एक मैग्नीट्यूड, मानते हैं इसका मैग्नीट्यूड है ए, और दूसरा उसका यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर में मान लेता हूँ ए कैप, या आप एन कैप भी मान सकते हो इसे, ठीक है। ये क्या है, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर एन कैप क्या होगा, आई जे के कैप, ये आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा। तो देखो कूलम्ब्स लॉ बताता है इन दोनों के बीच में लगने वाले फोर्स के मैग्नीट्यूड को। वो कितना आया था हमारा फोर्स का मैग्नीट्यूड, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। ये तो है मैग्नीट्यूड। अब इसका यूनिट वेक्टर देखो कैसे लिखेंगे। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा F वेक्टर, तो क्या करना है, पहले मैग्नीट्यूड लिखोगे Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर, ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड। अब मल्टीप्लाई इसको किससे कर दोगे, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होगा, आर कैप, ठीक है। यूनिट वेक्टर क्या होगा, आर कैप। इस आर कैप की वैल्यू देखो क्या होगी। कभी यूनिट वेक्टर निकालना तो हम क्या कर सकते हैं, किसी भी वेक्टर को अगर उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया जाए, देखो मैग्नीट्यूड को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, वेक्टर के ऊपर क्या लगा दोगे, मॉड, तो भी क्या आ जाएगा, यूनिट वेक्टर की वैल्यू, सॉरी। इधर देखो आर कैप की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, पूरा जो वेक्टर है आर वेक्टर डिवाइड बाय उसका मैग्नीट्यूड।
यानी कि यूनिट वेक्टर की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर सकते हैं। अच्छा, आर वेक्टर के मैग्नीट्यूड को सिंपल आप आर भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी रियल फॉर्म तो यही है। तो देखो इसकी वेक्टर फॉर्म किस तरीके से लिख सकते हैं, 1/4πε0 Q1 Q2। अब देखो इसकी वैल्यू मैं लिखने जा रहा हूं, क्या होगा, वेक्टर डिवाइड बाय उसका मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड में एक नीचे जब आर आएगा, इधर पहले से आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर इंटू आर क्या बन जाएगा, आर की क्यूब। तो ये वेक्टर फॉर्म है, जहां पर ये आर वेक्टर ये क्या बताएगा, ये है यूनिट वेक्टर, ये क्या बताएगा, इसकी डायरेक्शन। डायरेक्शन यूनिट वेक्टर बताता है क्या, डायरेक्शन। तो जब भी आपके पास आए कि वेक्टर फॉर्म क्या होगी कूलम्ब्स लॉ की, तो ये वेक्टर फॉर्म है किसकी, कूलम्ब्स लॉ की वेक्टर फॉर्म। ठीक है, और ये क्या बता रहा है, सिर्फ मैग्नीट्यूड, और ये मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या बताएगा, डायरेक्शन आई जे के। वो डिपेंड करता है क्वेश्चन में किस तरीके से दिया गया है। ठीक है, इसको नोट डाउन करो जरा। मिटा दूं? तो देखो दो चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स की वैल्यू हमने निकाल लिया, अभी उसकी वेक्टर फॉर्म देखी। अब देखो ये जो मैंने एक सिंबल इस्तेमाल किया है, जिसको मैंने बोला मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा, एप्सिलॉन नॉट, ये क्या है, परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। यानी कि ये जो वैल्यू निकाली है मैंने, ये किस लिए, क्या अजम्पशन मानते हुए है कि दो चार्ज अगर स्पेस में या फिर वैक्यूम में या फिर एयर में रखे हुए हैं, लेकिन अगर मीडियम चेंज होगा तो क्या इन दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स की वैल्यू भी चेंज होगी। उसको देखते हैं किस तरीके से इसकी वैल्यू चेंज होगी। ठीक है, तो हेडिंग लगाओ। तो देखो अब क्या है, कूलम्ब्स लॉ इन मीडियम। तो देखो अगर यही चार्ज Q1 Q2 और R इस तरीके का सिस्टम हमने रखा हुआ है एयर में या फिर वैक्यूम में, तो देखो फोर्स लगने वाला कितना होगा, 1/4πε0, नॉट मतलब वो एयर को रिप्रेजेंट कर रहा है, Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर, इसको बोला इक्वेशन नंबर 1। और यहाँ दिखाने के लिए मैं इधर वैक्यूम लिख देता हूँ, ये फोर्स कब लग रही है, वैक्यूम में। अगर किसी मीडियम में बात करते हैं, है ना, इन मीडियम, और वो मीडियम आपका कुछ भी हो सकता है, कोई लिक्विड हो सकता है या ग्लास हो सकता है। तो देखो मानते हैं एक चार्ज क्या है Q1, r डिस्टेंस दूरी पे रखा है किसी चार्ज Q2 से, है ना। अब इसमें लगने वाला फोर्स, फोर्स इन मीडियम, ये कितना होगा, 1/4π। अब ध्यान से देखना, एप्सिलॉन नॉट ये एयर के लिए था, अब कोई मीडियम आया तो हम क्या लिख सकते हैं इधर, एप्सिलॉन m। यहाँ एप्सिलॉन m क्या है, इधर रिप्रेजेंट करता हूं मैं इसको, परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। एप्सिलॉन नॉट क्या था, परमिटिविटी ऑफ स्पेस। ठीक है, तो इधर देखो 1/4πε m Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर, इस तरीके से इक्वेशन बन जाएगी। देखो दोनों इक्वेशन को डिवाइड करते हैं, देखते हैं रिजल्ट क्या आ रहा है। अब मैं फोर्स इन वैक्यूम डिवाइड बाय फोर्स इन मीडियम निकालता हूं। ध्यान से देखो ये Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर सेम वैल्यू है, ये एक दूसरे से कट जाएंगे और क्या रिजल्ट बचेगा, 1/4πε0 और डिवाइड बाय 1/4πε m। एक सेकेंड, एप्सिलॉन m, देखो 4π से 4π गया, यहां पर कर दू क्या, फोर्स इन वैक्यूम डिवाइड बाय फोर्स इन मीडियम, इसकी जो वैल्यू आई है सबसे नीचे वाला ये वैल्यू ऊपर जाएगी एप्सिलॉन m, और इधर क्या बचा, एप्सिलॉन नॉट। अब ध्यान से देखो एप्सिलॉन m अपॉन में एप्सिलॉन नॉट की जो रेशो है, इसको हम क्या बोलते हैं, ई आर या फिर के मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। जैसे आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा था ना, किसी भी मटेरियल के लिए कांस्टेंट रहता है, वैसे ये कांस्टेंट है। इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी। होए, ठीक है, हाँ स्पेलिंग गलत थी। तो इधर देखो अब फाइनल रिजल्ट हमारे पास क्या आता है, मैं यहां पर लिख रहा हूं, आप पहले यहां से नोट डाउन करना फिर यहां पर आना। ठीक है, तो इधर देखो फोर्स इन वैक्यूम डिवाइड बाय फोर्स इन मीडियम,
किसके बराबर आया है? ई आर के बराबर, है ना? किसके बराबर आया है? ई आर के बराबर। तो यहां से आप क्या समझते हो कि किसी भी मीडियम में जो फोर्स है वो वैक्यूम के मुकाबले, देखो इस मीडियम को इधर ला रहा हूं, ये ई टाइम्स या के टाइम्स, ई आर की जगह आप के लिख सकते हो, तो के टाइम्स क्या हो जाता है? डिक्रीज। ध्यान से देखो, जो फोर्स मीडियम में आया वो उस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के टाइम्स क्या हो गया? डिक्रीज। तो कभी भी चार्जेस फ्री स्पेस में लगने वाला फोर्स उनके बीच में क्या होगा? मैक्सिमम। अगर मैं मीडियम चेंज करता हूं तो डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ मीडियम, मीडियम के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो फोर्स कितना ज्यादा डिक्रीज होगा। फिलहाल जो हम समझते हैं मेन बात कि दो चार्जेस को अगर किसी मीडियम में लेके जाते हैं तो उनके बीच में लगने वाली फोर्स क्या हो जाती है? डिक्रीज। किस तरीके से डिक्रीज होती है वो मैंने इधर दिखाया। यहाँ पर आपसे बहुत एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि जो ई आर है इसकी एसआई यूनिट क्या होगी? याद रखना, ये जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है या ई आर है इसकी कोई एसआई यूनिट नहीं होगी, क्योंकि दोनों की सेम एसआई यूनिट होने की वजह से ये क्या, दोनों यूनिट एक दूसरे से क्या हो जाएंगे? कैंसल। तो रिलेटिव परमिटिविटी की कोई यूनिट नहीं होती, लेकिन परमिटिविटी ऑफ मीडियम या फ्री स्पेस की यूनिट होती है, जो कि के जस्ट अपोजिट थी। इसको नोट डाउन करो। फिर एक लास्ट चीज बची है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, जिसके बाद हम ये लेक्चर कंप्लीट करते हैं। हम मिटा दूं? हाँ, तो अब बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की। अभी तक हम बात कर चुके हैं कूलम्स लॉ की, दो चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स की मैग्नीट्यूड की, उसकी वेक्टर फॉर्म की कूलम्स लॉ के, और हमने ये देखा कि किस तरीके से एक दो चार्जेस का सिस्टम अगर एयर में है या एयर से किसी दूसरे मीडियम में जाता है, भले ही वो वाटर हो या कोई दूसरा मीडियम हो, तो उन दोनों के बीच में लगने वाली फोर्स के टाइम्स क्या हो जाती है? डिक्रीज। सिंपल क्वेश्चन अगर आपको बोलता है कि कोई एक मीडियम है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू है 9, तो अब वही सेम चार्ज अगर मैं उसमें रखता हूं तो फोर्स कितने टाइम डिक्रीज हो जाएगा? 1/9 टाइम्स इंक्रीज, या फिर सिर्फ बोल सकते हो 9 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। अब लास्ट टॉपिक है हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इसके ऊपर जो हमें न्यूमेरिकल करना है वो आप न्यूमेरिकल प्लेलिस्ट से जाकर के आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ये थ्योरी प्लेलिस्ट है, यहाँ पर मैं किसी भी तरीके के न्यूमेरिकल सॉल्व कराने वाला नहीं हूं। तो देखो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है कि मानते हैं एक चार्ज है Q1 और एक चार्ज है Q2, ये r डिस्टेंस दूरी पर है। तो देखो जितना ये वाला चार्ज अगर दोनों पॉजिटिव है तो ये चार्ज इस चार्ज के ऊपर इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, इसको बोला 1, इसको बोला 2। तो जो फोर्स Q2 पर लगेगा यानी कि फोर्स 2 पर लगेगा, किसके वजह से? एक की वजह से। सिंपल इसका मतलब इसको पढ़ना समझो, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। और इसी तरीके से अगर दोनों सेम नेचर के हैं, रिपल्सिव फोर्स किधर लगेगा? 1 पर, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। तो देखो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है कि इन दोनों के बीच में जो लगने वाला फोर्स मान लेते हैं F है, ठीक है, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, कुछ वैल्यू है उसकी F है। अगर मैं किसी थर्ड चार्ज को इधर ला करके रखूं तो इस थर्ड चार्ज के वजह से इन दोनों में लगने वाले फोर्स पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एग्जांपल लेता हूं, मानते हैं दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स मान लो 10 न्यूटन है, और मैं कोई तीसरा चार्ज लेकर के आता हूं, तो उस तीसरे चार्ज की प्रेजेंस या अब्सेंस से इन दोनों के बीच के लगने वाले फोर्स की वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी। हाँ, इस पर लगने वाले नेट फोर्स की वैल्यू चेंज होगी। हो सकता है इस पे पहले अगर ये 10 न्यूटन लगा रहा हो तो अब इस पे थोड़ा कम हो जाए या इंक्रीज हो जाए, डिपेंड करता है किस तरीके का क्वेश्चन है। लेकिन इस चार्ज की प्रेजेंस या एब्सेंस में इन दोनों के बीच में लगने वाले फोर्स की वैल्यू चेंज नहीं होगी। इस प्रिंसिपल को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो क्या, कि किसी थर्ड चार्ज की प्रेजेंस और एब्सेंस में किसी दो चार्ज के बीच में लगने वाले फोर्स पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो वापस से आज हमने क्या क्या पढ़ा? कूलम्स लॉ, उसकी वेक्टर फॉर्म, और उसके बाद फिर हमने देखा कि किस तरीके से फोर्स की वैल्यू मीडियम पर डिपेंड करती है दो चार्जेस के बीच की। तीसरा लास्ट टॉपिक प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अगली क्लास में हम इलेक्ट्रिक फील्ड से स्टार्ट करेंगे, और इसके न्यूमेरिकल आप हमारी न्यूमेरिकल प्लेलिस्ट से डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू।